अपनी बात सुनाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आते हैं। नमस्ते, नमस्ते बहन, कहां से आना हुआ? दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं मेहमानों से तारुफ कराता हूं, आज पैनल बड़ा है। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मित्र पवन कुमार जी आर्थिक जगत के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबा अनुभव है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी को समझते हैं, आज हमारे बीच है। पवन जी, एक रिवाज है हमारे यहाँ, खड़े हो जाएं थोड़ा सा और ये लोग देख लें आपको और ताली बजा लें, क्योंकि जो पहली बार शो में आता है वो ताली उसके लिए बजाई जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ उनके लिए, मैं आपके लिए भी बजा सकता हूँ। पहली बार आई है शो में? मैं पहली बार आई। पहली बार? कहाँ से आई? मैं बिहार से, पटना से। बिहार से, पटना से। और आप कहाँ से हैं? ये रोहिणी से। क्या नाम है? कमलेश जी, रमेश जी। हाँ जी, फैन है हम, आपके फैन है आप हमारे। क्या पवन जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जीएसटी से बात शुरू करेंगे थोड़ा सा, फिर आएंगे वहीं आरा जिला में, आरे में आएंगे। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार के रहने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हाँ जी, दरभंगा से हूँ। तो डरा क्यों रहे हैं? दरभंगा से हैं, हैं? जैसे हम डर जाएंगे। अरे हम माना कि मैं लखनऊ का हूँ और थोड़ा नजाकत और नफासत है, तो दरभंगा कहेंगे तो मैं डर जाऊंगा? अरे ना 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 ना, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम कुछ और है लेकिन मुझे याद वही रहता जो मैं बोलता हूँ। इनका नाम रुनझुन, नाम वैसे क्या है? चुनचुन झा। नाम इनका चुनचुन है लेकिन मैं कहता इनको रुनझुन है। और ये आए हैं बिहार से, किसान है मूलतः, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी 6 महीने में 3, 4, 5 दिन आ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पत्रकार हैं। हमारे उपाध्याय जी ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा मालूम है आपको कि इन्होंने अब अपना ऑटो ले लिया है, हाँ अब ऑटो हो गया इनका अपना, और ऑटो है, ऑटो चला रहे हैं सड़कों पे। और मैंने इनसे एक कह रखा है कि हफ्ते में 2 दिन आओ, बाकी 4 दिन ऑटो चलाओ, ज्यादा दिन आने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 दिन आओ और ऑटो चलाओ। इधर की सवारी मिल जाए तो रोक लो ऑटो और अपनी बात कह लो। मैं आपसे बात पूछ लेता हूं, फिर बातचीत का सिलसिला जीएसटी से शुरू करता हूं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी कहां से आना हुआ? बिहार बेगूसराय। बिहार बेगूसराय से आए हैं, वाह वाह। मैं बताऊं पवन जी भी जो हमारे मित्र हैं वो भी बेगूसराय से ही हैं, तो आज बेगूसराय के लोग मिल रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह क्या बात है। बेगूसराय में, खास बेगूसराय में या? जी बिहट गांव। बिहट गांव है बेगूसराय, बिहार में वो जगह जो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री के मामले में पूरे बिहार में अगर आप मैप बनाएंगे इंडस्ट्री का तो बेगूसराय उसमें सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, और वो बेगूसराय से आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जी आप आए थे एक बार? अरे मैं 2-3 बार गया। वो बेगूसराय वो जगह जहां कुर्सी जमीन पे नहीं हवा पे चलती है, मैंने देखा है वो वहां पे। 2019 में आपने आया था इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। मैं सारे मतलब मैं 4-5 बार गया बेगूसराय, शो किया था आपसे। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। क्या करते हैं आप? मेरा होटल बिजनेस है। होटल बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है। खूब प्रगति करें, खूब उन्नति करें, खूब आए हो, खूब लोग आए बिहार में। आपसे मिलने आए थे, मैं आपके डेली शो देखता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये आप ही का शो है और आप ही से हमारी बात है, वरना अकेले मेरा कोई वजूद नहीं देखता। क्या नाम है साहब? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन, अब बात आई। इकरामुद्दीन कहां से हैं? फरीदाबाद से सर। फरीदाबाद से। क्या काम करते हैं? व्हाइट वॉश का काम। व्हाइट वॉश का काम करते हैं। और हमारा शो इन्हीं सब चीजों से बना है। मुन्ना खान सामने मौजूद हैं, ये ऑटो चलाते हैं जी। कांग्रेस ने कहा, जीएसटी पे ही आ रहा हूं मैं, सबसे पहले 5-10 मिनट, फिर मैं आरा पे लौटाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये डेड इकोनॉमी है, जीएसटी पे 2 ही स्लैब कर दिए गए। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजों पे रियायत, बहुत सारी चीजों पे सस्ता हुआ है, मार्केट में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। ये जो फेस्टिव सीजन है, ये कहना चाहिए कि जो त्योहारी सीजन है उसमें तो तमाम सारी आवक होगी, बहुत सारे मार्केट में रौनक दिखेगी, ये तमाम सारी चीजें हैं। इस अर्थव्यवस्था में जब जीएसटी एक ऐसा पहलू है जिसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था उस समय, कि पराठे पे कुछ, रोटी पे कुछ, मक्खन पे कुछ, घी पे कुछ, रेस्टोरेंट के अंदर गए तो पानी पिया तो कुछ, बॉटल लिया तो कुछ, ये तमाम तरह के स्लैब थे। उस उलझन को सुलझाया है सरकार ने और 2 स्लैब में लेके आई है बात को।
इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे मालूम है कहां बात मुझे करनी। भैया कहां से आए? दिल्ली से। क्या नाम? अशोक कुमार। कहां के रहने वाले? इटावा, उत्तर प्रदेश। इटावे के? हाँ भाई भाई, यही अपने बगल का इटावा का। इटावा बोला करो हमारे सामने। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि आपने इसको डेड इकोनॉमी क्यों कहा? देखिए, सबसे पहले तो देर आए दुरुस्त आए। राहुल जी बहुत साल पहले जब ये टैक्स थोप रहे थे तो राहुल जी ने तब भी इसको गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी कि किस तरीके से गरीब लोगों पर आप ये टैक्स थोप रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। यानी कि जो महंगी, जो लग्जरी चीजें थी, यानी मर्सिडीज कार पर तो टैक्स कम था और ट्रैक्टर पर टैक्स ज्यादा था, खाद्य पदार्थों पर टैक्स ज्यादा था। आज जब हम ये बात बार बार कह रहे थे 11 साल से, तब सरकार की समझ में नहीं आया, लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसका हिसाब कौन देगा कि 11 साल से इस देश की जनता जो पिस रही थी और जबरदस्ती टैक्स दे रही थी, इतना टैक्स दे रही थी, यानी कि बीड़ी का टैक्स आप कम कर रहे हो और जो रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं, सस्ती चीजें हैं, जो जनता के आम जरूरत की चीजें हैं, उस पर टैक्स आपने 28% तक भी लगाया था। यूरिया पे, खाद्य पदार्थों पर, खेती की जो और इक्विपमेंट्स हैं उन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा था। तो इस सब टैक्सेस को ठीक करने का काम, और टैक्स जो लोग दे रहे हैं जीएसटी रिटर्न के लिए, पूरे व्यापारी और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान हैं, उनका कैसे वापसी हो, इस पर भी सरलीकरण करने का काम किया था। जब ये सेल टैक्स था तो ये इसीलिए बनाया गया था कि ताकि इसको सरलीकरण किया जाए, लोगों को सुविधा मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फ्लोरिश हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं 11 साल से तो इकोनॉमी की हालत देश में देख ही रहे क्या है। तब 400 रुपए चौथे नंबर पे है, उनका लेंगे। अरे सर, ये सब ये आज जादुई आंकड़े ना दिखाइए। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए का, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल आज 100 रुपए का है। जो खाने के पदार्थ जब 150 रुपए के थे, आज 150, 200 रुपए की दालें मिल रही हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि हर चीज के महंगाई, मुद्रास्फीति तो कम हुई है, महंगाई उन्होंने आंकड़े दिए। अरे साहब, मैं कह रहा हूं कि आप गृहिणी से पूछिए कि हर उसकी किचन का कैसे बजट बिगड़ा है। आज रेल का टिकट के पैसे नहीं बढ़े, आज हवाई जहाज के टिकट के पैसे नहीं बढ़े, आज बस के टिकट के पैसे नहीं बढ़े। देखिए, इसमें कमाई तो बनी नहीं, कमाई तो बढ़ी नहीं, कमाई तो ठेकेदारी प्रथा पर आ गए, लोगों के व्यापार धंधे चौपट हो गए। एक मिनट इधर जल्दी आओ, जल्दी, वेरी क्विक। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो बच्चों के टॉफी पर भी टैक्स लगाती थी, आज ये टैक्स की बात कर रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने बोला बस आप कर्नाटक में 2 रुपए इजाफा करते हैं बस के जो है किराए में, वो तो नहीं बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं देश को कि भारत के जन जन की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। क्यों? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं, आपने जो कुकर्म, जो अपराध किया था, मेरी बात सुनिए सर, नाराज नहीं होना है। जो अपराध किया था वो जनता देख करके समझ रही है और आपको बिहार में इसका जवाब देगी। जंगल राज की बात मैं करना चाहता हूं, इनकी सरकार जब आरजेडी की सरकार थी तो क्या होता था उस देश, वहां पर जो चारा चोरी कर लिया मेरे देशवासियों, वो जनता के अनाज का क्या करेंगे, ये देश की जनता और बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। जो नेशनल हेराल्ड में घोटाले के जमानत पर है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं चोरी का, इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। पिछले 11 साल से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है, और अभी तक आप गाना सुना रहे हैं लालू यादव जी का। अरे अपने समय में बताइए ना। मैं खुद 15 दिन अभी वोट चोरी यात्रा पर घूमकर आया हूं बिहार में। पूर्णिया जिले में गया, मैं दरभंगा में गया, मैं मोतिहारी में गया, सीतामढ़ी में गया, आपके अपना जहां वो पेंटिंग्स होती है, क्या नाम है सर उसका, मधुबनी गया, पटना गया। हमने तो देखा जिस लोगों से हमने चाय की दुकान पर पूछा, होटल में पूछा, ढाबे पूछा, लोग कहते काम ही नहीं, हम तो यहाँ रहते ही नहीं, हम कहीं बेगारी करने पंजाब जा रहे हैं। आज देखिए पूरे देश में बिहार का व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बेगारी करने, खेती की मजदूरी करने और प्रदेशों में जा रहा है, दूसरी पनाह ले रहा है। आज बिहार के आपने हालात क्या कर दिए 20 साल में। लॉ एंड ऑर्डर बात करते हैं जो 20 साल से सत्ता से बाहर हैं और जिनका बिहार में कोई जो है राजनीतिक वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आएंगे तो पहले अपनी अर्थव्यवस्था सुधारेंगे या जनता की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, ये जनता को समझने की जरूरत है। देखिए भैया जी, बैठ जाओ। आज पहले बिहार और बीड़ी पे तो मैं बाद में आऊंगा, पहले जीएसटी पे आ जाता हूं। जीएसटी की भैया जी 56वां बैठक हुई थी परसों, और 56वां बैठक में इस बार के नवरात्रा में 56 भोग की व्यवस्था हमारे माननीय मोदी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और जिस तरीके से जीएसटी की बात कर रहे हैं, 56वें बैठक में हमने 11 घंटे के मैराथन बैठक पे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो जीएसटी में जो प्रावधान में जो
डबल स्लैब में हमने खत्म करके डबल स्लैब में जारी किया है। ये देश की जनता की बहुत पुरानी मांग थी और जिस तरीके से किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और आर्थिक राजधानी गांव को बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प थी, उसी के तहत जीएसटी लेकर आए हैं। आज ये जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, लेकिन ये नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि 8 साल आप 12 साल हो गए, 11 साल हो गए, आपने तब क्यों नहीं किया? दूसरी बात, भैया जी 8 साल पहले भी हमने जीएसटी पे संशोधन किया था और उस समय ये कह रहे थे कि इनकी सरकार ये कह रही थी कि पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे। इनकी सरकार के 3 मुख्यमंत्री हैं, 2 जगह इनकी कॉन्फेडरेशन की गवर्नमेंट है, 5 जगह इनकी सरकार है, लेकिन 5 जगह के मुख्यमंत्री ने इस जीएसटी में कोई विरोध नहीं किया। पूरी सरकार, पूरी देश की सारी सरकार हमारी सरकार के समर्थन के साथ थी, जीएसटी के साथ थी और जो हमने किया है ये देश के युवाओं की राइट, मैं आता हूं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था, हाँ, कहो। भैया भी कहे जो 11 साल के बाद याद आया, हाँ। तो आपने 54 साल में 1 एम्स बनाए थे, आज 11 साल में 24 एम्स कैसे बने? आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा? आज जो अगर टैक्स के पैसे हैं वो देश में लग रहा है, देश के साथ हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एम्स बन रहा है, आपने सारे पैसे अपने तिजोरी में बंद करे और आप चोरी की बात करते हैं। सबसे पहले चोरी किसने करा? वोट चोरी। रुको 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 रुको, जनाब आली कहां से आना हुआ? सर फरीदाबाद से हूँ मैं। बहुत बहुत, क्या नाम है आपका? तनसीर अहमद। एक मिनट, क्या नाम? एक मिनट रुको। तनसीर अहमद। तंजीर अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बातचीत का सिलसिला जोड़िए। सर ये है, भाजपा सरकार कहती थी कि जो हवाई चप्पल पहनते हो ना हवाई जहाज में बिठाएंगे। राइट, आज इतने सारे खड़े, बता दे वंदे भारत में कितने लोग बैठे हैं? भाई हम भी बैठे हैं। और दूसरी, ठीक है, और दूसरी, मैं सर इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा 2017 में पास आउट हुआ। इनके उल जलूल कानूनों की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म, ना के बराबर। आज जो है पेंट का काम करने पर मजबूर है जनता। राइट, इनका कहना है कि वंदे भारत में कितने लोग बैठे वो बताएं, हाथ उठाएं। अब जिनको जो वंदे भारत में बैठे हो वो बताएं, लेकिन बात यह है, नहीं 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 नहीं, ये बात ये नहीं, एक जनरल सवाल, नहीं नहीं नहीं, हक है, कोई बात कहने का एक तरीका होता है। इन्होंने अपनी बात तरीका कहा इन्होंने। मैं एक सवाल पूछता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं जब बच्चा था तो कितने एयरपोर्ट थे लियाकत भाई? हैं? अरे तंसीम भाई, वही बात तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं। तंसीम भाई कितने थे, कितने एयरपोर्ट थे? हमारे दरभंगा में। हाँ आमिर बोलो। हम भाइयों और बहनों, अरे रुको, आराम से। हमारे दरभंगा में पहले एयरपोर्ट नहीं था, पहले दिल्ली से पटना, पटना से दरभंगा जाते थे, अब तो सुई से दरभंगा उतारते हैं। तो ये जो सवाल है, अब मुझे मालूम है कितने एयरपोर्ट हैं, ये बात मैं तंसीम भाई के ऊपर छोड़ूंगा। तो आदमी जब एयरपोर्ट बनाता है, इसके मतलब वो उससे पहले रेकी करता है, और रेकी करने का मतलब ये हुआ कि वहां से कितनी लोग आने और जाने वाले हैं। तो बात वंदे भारत की ही नहीं है, हम तो ये बात कर रहे हैं कितने लोग हवाई यात्रा से अब चल रहे हैं। कभी एयरपोर्ट जाके देखें तो बात, लेकिन बात सच है। एक सवाल आपका भी है और स्वागत योग्य है भाई, ऐसा नहीं है। जी जनाब आली, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। पवन भाई, आर्थिक मामले के जानकारी पिछले 27 साल से तमाम सारी चीजें, और एक बात और बताएं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े लोग सलाह लेते हैं कि भाई सलाह दीजिए मुझे कि यहां पे ये है या ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो डेड इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी क्या होती है, ये मुझे बताइए आप। दुनिया में डेड इकोनॉमी क्या है? बड़े टाइम बाद मैंने डेड इकोनॉमी सुना। मैं अपने पत्रकारिता के करियर में कभी सुना नहीं, क्योंकि किसी प्रोफेसर ने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया नहीं। तो राहुल गांधी ने क्यों कहा डेड इकोनॉमी? राहुल गांधी पे बाद में आते हैं। राहुल गांधी का ये आइडिया नहीं था, ये आइडिया किसी और का था। तो फिर उन्होंने क्यों कह दिया? मैं आ रहा हूं उस पर। ट्रंप ने कहा ना सबसे पहले। देखिए ट्रंप जी, उनका दिमाग खराब है, सबसे पहले तो ये। मैं उस पर आता हूं। दूसरा नहीं, समझिए इसको। और दूसरा, उनको इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो डेड इकोनॉमी जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान किसी कैटेगरी में डेड इकोनॉमी में नहीं आता। देखिए क्या होता है, डेड इकोनॉमी कोई अर्थशास्त्र की किताबें छान मारी मैंने, 2 दिन मैंने वही किया। अर्थशास्त्र की किताबें छान मारी 2 दिन मैंने वही किया कि जो उन्होंने बोला है क्या ऐसा होता है क्या। मुझे लगा कि 27 साल में कहीं मुझ में तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं उसको पढ़ूं, देखूं, कोई अर्थशास्त्र के लेक्सिकन में ऐसा कोई शब्द नहीं है। इकोनॉमिक कोलैप्स है, डिप्रेशन है, स्लो डाउन है, राइट।
और बाकी कुछ और चीजें हैं जो कि मैं नहीं बता सकता आपको, कि ज्यादा राइट टेक्निकल होने की वो इकोनॉमी जो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, महंगाई दर नीचे है, राइट, जीडीपी ऊपर है। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस और बीजेपी में हूं नहीं, मैं तो केवल वो डेटा पे बात करता हूं। तो डेटा पे जब फोर्थ लार्जेस्ट, तो डेटा पे तो मैं एक सवाल आपसे और पूछा, लोग कह रहे हैं डेटा तो फोर्ज होते हैं, पर फोर्ज का मतलब यह हुआ कि ये डेटा तो झूठे हैं। लियाकत भाई, जो आप बना सरकार तो है ना, तो कहते हैं डेटा तो आपके झूठे हैं, फिर क्या करेंगे आप? जब इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो डेटा फज है, और जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो बोला मोदी पे को डेटा पे कंट्रोल। यह सवाल का जवाब ऐसा बेहतर है, कहने लगे कि जब चुनाव जीत गए तो वोटिंग मशीन ठीक, जब चुनाव हार गए तो वोटिंग मशीन खराब। वोटर हम तो अपने हिसाब से समझेंगे भाई इकोनॉमी। जनाब आली, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आप जो साहब से पूछ रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ से कि डेड इकोनॉमी क्या है, कुछ चीजें फ्रेज में होती है। डेड इकोनॉमी का मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि जब उत्पादन कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था में गिरावट है, बेरोजगारी अपने पीक पर है, महंगाई उस टाइम बहुत ज्यादा है, इसी को डेड इकोनॉमी कहेंगे। यही डेड इकोनॉमी का एक तरीके से संदर्भ है कि जब उत्पादन कम हो रहा है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, बेरोजगारी ज्यादा है और महंगाई बढ़ी हुई है और उत्पादन नहीं हो रहा है, तो यह डेड इकोनॉमी है। नहीं, पर कुछ नहीं, डेड इकोनॉमी जैसी कोई चीज नहीं होती, तो इनके कहने से अर्थशास्त्र तो नहीं बदलेगा, यही समझ लें। और क्या कम है ये इनको समझिए, इनको अर्थशास्त्र थोड़ा और पढ़ना चाहिए। मैं समझ गया, इकोनॉमिस्ट जो था वो क्योंकि वो दलदल में फंसना नहीं चाहता कांग्रेस के बीजेपी के, तो वो अपने शालीनता से बता। प्रॉब्लम क्या है? हाँ। ये बात करना चाहते हैं इनइक्वालिटी पे, वो ज्यादा मुश्किल है समझाना। तो आप जीडीपी पे आ जाते हैं। जीडीपी इनइक्वालिटी का पैमाना नहीं है, जीडीपी एजुकेशन इंडेक्स का पैमाना नहीं है, जीडीपी बैंकिंग इंडेक्स का पैमाना नहीं है, जीडीपी हेल्थ का इंडेक्स का पैमाना नहीं है। ये बात करना चाहते हैं इनइक्वालिटी पे, उस पर ये बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और डेड इकोनॉमी पे केवल आपके शब्द देने से। अब आता हूं मैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आया होगा जितना मुझे समझ में आता है। देखिए, उनका अटेंशन स्पैन कम है, पढ़ते कम है वो, उनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए। मैं तो पर्सनली जानता हूं, मैं 2-3 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। मैं देखता हूं कि कंसंट्रेशन उनका नहीं है। तो जब वो पहले वो पढ़ें, जब डेड इकोनॉमी में क्या है कि पॉलिटिकली उनको ज्यादा नुकसान होगा। जब यूएस ने जो बात कही है, जिसकी नजरें हिंदुस्तान पे है, और जो दिन भर मोदी को बैठ के गाली दे रहा है और देश को दे रहा है। देखिए, जब बात होती है तो उसमें मोदी जी और राहुल जी नहीं है, तब वहां भारत है। तो जब उसको बैठ के अब जब गाली देंगे तो ये आपको समझने की जरूरत है। और कम से कम डेड इकोनॉमी जो उन्होंने बोला है उसको इनको नहीं पिक करना चाहते, मैं ऐसा मानता हूं। राइट राहुल, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बहुत बातों से प्राय असहमत रहता हूं, लेकिन जीएसटी के भीतर जो उन्होंने टैक्स रेट के 2 स्लैब बनाया, 5% और 18%, एक स्वागत योग्य कदम मैं इसे बिल्कुल मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी देर से आए हैं, लेकिन ये बड़ा एक ऐतिहासिक रूप से कदम उठाया। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव भी सरकार को देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिए। क्योंकि देखिए, पूरे मामले पे लब्बा-लुआब क्या है, माननीय जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के लोगों ने ये कहा कि वो उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा देना चाहते हैं जिससे कि मांग जनरेट हो सके। अभी यहाँ पे गंभीर समस्या है कि कंपनियों को जब टैक्स छूट दी जाती है इस रूप में, तो वो कई बार उपभोक्ता तक उसको पहुंचाते नहीं है। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक प्रावधान उसमें डाला था सर, उसके तरफ मैं ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा लाभखोरी जो कंपनियां कमाती हैं, तो लाभखोरी की व्यवस्था ना कमाए, उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, NAA। वो संस्था 2017 से 2022 तक बड़ी सक्रिय ढंग से काम किया, लेकिन 2022 में उस संस्था को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब यह मांग काफी ज्यादा हल्ला हंगामा हुआ, तो फिर अक्टूबर 2024 में कहा गया कि नहीं, जीएसटी का जो ट्रिब्यूनल है वहां पे आप लेके जा सकते हैं कि कंपनियां सरकार अगर टैक्स घटाती है, मान लीजिए जीएसटी घटाती है, और उसके बावजूद भी कंपनी अपना आधार प्राइस बढ़ा दे, तो लोग कहां जाएंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से वो सुविधा भी खत्म है। तो मुझे टेंशन है कि 22 सितंबर के बाद से क्या वो प्राइसेस वास्तव में गिरेगी कि नहीं गिरेगी। राइट जनाब आली, क्या नाम साहब? सचिन जी, बोलिए। इनके जमाने में जो एवरेज जो स्टेट टैक्स, सेंटर टैक्स, सारे एजुकेशन सेस और दुनिया भर के सेस लगा के जो एवरेज टैक्स था वो 38% था पूरा का पूरा। अभी जो अभी जो जीएसटी के दर कम हुई है, इसको कम करने से पहले ही हमारे पास कम था। तो ये जो जीएसटी 2.0 कह रहे हैं ना, पहले जीएसटी 1.0 तो पहले ही हो रखी थी जो इनसे टैक्स कम था। ये पेट्रोल की बात करते हैं, 50 रुपए कब था पेट्रोल? 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, दिल्ली में 39 रुपीज पेट्रोल था। जब 2013 में पेट्रोल के दाम 73 रुपए हो गए, 95% दाम बढ़ाए इन्होंने। अभी 94 रुपए है, 22%। गणित नहीं आता क्या? इन्होंने 4 गुना दाम बढ़ाए हैं कांग्रेस के। अरे आप मेरे से आंकड़ों में बात कीजिए। एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, पहले
174 एयरपोर्ट थे, अभी 158 एयरपोर्ट है। और अभी जो हमारे जो हवाई यात्रा है वो 23% CAGR, मतलब एवरेज जो रन रेट है 23% के हिसाब से एवरेज हवाई यात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जो हमारे अब बजट देखिए, सिर्फ यही नहीं होता कि गवर्नमेंट टैक्स क्या कर रही है। हमारे देश सबसे बड़ा होता है देश का बजट था 2014 में 2.03 लाख करोड़ था, अभी 6.84 लाख करोड़ है, 3.5 गुना। BRO क्या काम करते हैं आप? मैं पहले फौज में अफसर था। ले चलेंगे इस बार आपको, तुमको गांव वही हेलीकॉप्टर से ही ले चलेंगे। मैं आया आपको मैंने आपको प्लीज आइए इधर। जो आप ये कह रहे थे अभी पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल उस वक्त कितना महंगा था, उसके बावजूद हम ये तेल प्रोवाइड करते हैं। आज क्रूड ऑयल कितना 11 साल में सस्ता, और उसके बाद कितना इस पर टैक्स लगकर लोगों पर भार पड़ रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा आप ज्ञानवर्धन कर दीजिए। और दूसरी बात, जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट जितने भी बने सरकार ने बनाए, सरकार की संपत्ति थी। ये नहीं कि अडानी को सारे एयरपोर्ट बेच दिए हो और अडानी का राज 90 साल तक हो। ये हमने काम नहीं किया, हमने सरकार का पैसा सरकार के पास रखा। इनके पास रजिस्ट्री रखी हुई है कि अडानी को रजिस्ट्री कर दिए हैं। आप दिखाइए, सबूत दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, जनता को गुमराह मत करिए कि अडानी को बेच दिया। आप खतौनी दिखाइए, रजिस्ट्री दिखाइए कि बेच दिया है। ये झूठ बोलने का प्रोपोगेंडा कांग्रेस बंद करे। क्या कर रहे हैं? प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। एक मिनट का, क्या झूठ बोलने का? ये झूठ बोलने का जो प्रोपोगेंडा रस्ती है कांग्रेस, प्रोपोगेंडा, हाँ, वो कांग्रेस बंद करे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं देश की जनता को, मेरे देशवासियों, कांग्रेस जो खेल खेल रही है, जब तक अमेरिका भारत के साथ था, भारत सरकार अमेरिका के साथ थी। आज अमेरिका भारत के विरोध में है, कांग्रेस अमेरिका के साथ खड़ी है। तर्क कर लगाइए कि इस देश को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। हाँ जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। यह है मुन्ना खां। आप बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप बहुत बड़े जानकार हो सकते हैं, आप डिबेट की तिलिस्म समझ सकते हैं, आप डिबेट का क्राफ्ट रच सकते हैं, लेकिन ये डिबेट है। यहां पे एक मामूली से आरा के आदमी और एक ऑटो चलाने वाला और मामूली सा एक शख्स जिसको आप कपड़ों से पहचानने की कोशिश करेंगे, गफलत खा जाएंगे हुजूर आली। जरूर, ऑफकोर्स क्रूड ऑयल पे बोलिए। क्या नाम है सर आपका? विवेक जी, मैं आऊंगा जरूर, क्रूड ऑयल पे बोलिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं डिबेट का रुख मोड़ता हूं और लालू प्रसाद यादव जी की तरफ रुख करता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा, यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। बिहार को नहीं दिया फैक्ट्री, बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। ये विक्ट्री माने विजय। ये बात वो कह रहे हैं, कौन? लालू यादव। हाजी हाजी हाजी, चारा खा गए जो उतारा। हाँ। वो चारा नहीं खाते तो आज कितनी फैक्ट्रियां होती हैं हमारे बिहार में, और गरीबी स्तर नहीं होता और अच्छे होते हैं हमारे बिहार के लोग। लालू जी का ही देना है जो बिहार इतना पीछे है। सारा चोर खा करके बैठे हैं सारे पूरे, सभी बेल पे हैं। 10 साल से बीजेपी क्या कर रही है? 10 साल से बीजेपी क्या कर रही है? जी, ये है। जी जनाब, आप तो बिहार से आते हैं, बोलिए, बताइए। लालू जी का ये ट्वीट है। मैं आ रहा बेटा, हल्ला नहीं, यहाँ पे ज्यादा हल्ला नहीं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है अंकित। है? मेरा नाम है अंकित। अंकित, ये चश्मा कहाँ से खरीद रहे हो? रखो जेब में अंदर। रुको, खड़े रहो, मैं भगाऊंगा भी तुम्हारा सवाल। चुपचाप, इतनी देर से डिस्टर्बेंस कर रहा है, चुपचाप खड़े रहो। बाप से ऐसे बात करते हैं? हमारे यहाँ बेगूसराय में तो इंडस्ट्री, एक मिनट, हमारे यहाँ बेगूसराय में तो इंडस्ट्री बहुत है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और पता नहीं क्यों नहीं लोकल लोग को जॉब मिलता है, सारे आदमी बाहर से आते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी का मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, जो ये करंट अमेंडमेंट हुआ है। करंट अमेंडमेंट, बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी। इसके लिए कांग्रेस ने बाद में माफी मांगी। कांग्रेस का ट्वीट था ये, एक्स, उन्होंने कहा कि बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहार। इसके लिए बाद में कांग्रेस ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर सूर्या जी, दोनों लोगों के पास। जी सूर्या जी पहले आइए। जी जनाब, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, और वहां पे उसके बाद माफी। और उन्होंने कहा कि गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में
वोट लेंगे। धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं कहना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी से कि 1990 से 2005 तक उन्होंने बिहार को क्या दिया। कोई पूछे उनसे कि 2004 के अंदर बिहार की जो जीडीपी थी, जो डेवलपमेंट रेशियो था 0.05% था प्रतीक जी। उसके बाद जैसे ही नीतीश बाबू की सरकार आई वो उछल के 5.25% पहुंच गया। उस समय में जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 6,000 रुपए थी प्रतीक जी, लालू प्रसाद यादव जी के राज में, और आज कितनी है? आज 68,000 से ऊपर है। इनके राज में 218 पुल बने थे प्रतीक जी, बिहार में लालू जी के राज में, और आज कितने हैं? 1900 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक्सप्रेसवे बने हैं, 8 से ज्यादा एयरपोर्ट की नींव रखी जा चुकी है, उनका उद्घाटन भी हो चुका है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब उद्योग तभी आता है जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन उनके राज में क्या था? वो जो मिस पटना है उसका बलात्कार करके Right, I've taken your point. Right, taken your point. नहीं, of course I will give you a chance. Of course I will give you. जी, इधर आओ, आगे आओ, प्लीज कम, आगे जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? वंशिका, क्या कर रहे हो? मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कुछ कहना है तुम्हें? कुछ बोलना है? नहीं, मुझे नहीं बोलना, इनको बोलना है। अच्छा, तुम बोलने के लिए तुम्हें था, बोलना तुम्हें था। सर मैं इतना देर से सोच रहा था बोलने के लिए, तो सोचा कि आप अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मैं तो दूसरे को चांस देना चाह रहा था, लेकिन ऑफकोर्स मैं तुमसे पूछूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? समर प्रताप सिंह। समर जी, कहाँ के रहने वाले हो बेटा? बलिया जिला। बलिया के, बोलो। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी वोट चोरी का बात काफी उठ रहा है समाज में, तो ये क्या जब कांग्रेस जीतती है तब उन लोगों को याद नहीं आता अपना कि वो लोग भी तो वोट चोरी से जीते हैं, तो वो लोग के भी सीएम को छोड़ देना चाहिए अपना पोस्ट। बोले कि मैं भी तो चोर हूँ, मैं भी तो गलती से जीता हूँ, तो छोड़ दे अपना पोस्ट। क्यों खाली बीजेपी? वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो बता रहे हैं। तो मोदी जी का क्या गलती है? मोदी जी तो अपना इलेक्शन लड़ते हैं, वो थोड़ी ना बैठ के चोरी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, वही बात है। क्या कह रही हो? पीछे से बड़बड़ा रही हो, हैं? हल्ला मचा रही हो। जी, ऑफ कोर्स 20 सेकंड क्विकली कंप्लीट। हाँ जी। और मैं बता दूं आपको, इनके शासन काल में जिस प्रकार से जातिगत नरसंहार हुए, सामूहिक नरसंहार हुए, उससे बिहार की स्थिति भयावह हो गई, वहां से पलायन शुरू हो गया। आज नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी के ज्वाइंट वेंचर में जो 2 इंजन की सरकार है, उसमें 600 से ज्यादा कंपनियों ने बिहार कनेक्ट में पार्टिसिपेट किया, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। ये नया बिहार है, बी से बीड़ी नहीं है, बी से बहादुर है और आगे बढ़ने वाला बिहार है। जी, बी से बीड़ी कहा आपने? देखिए, बी से बीड़ी का मतलब ये कि जो वहां पर, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, बी से बीड़ी में, अरे मांगिए आप बिहार से माफी। जो वहां पर इतना गंदा राज हो रहा है, वहां पे दंगा करा रहे हो, वहां पे बेरोजगारी है, वहां पे आर्थिक, चिल्लाइए मत, पीछे होइए। ये देखिए बिहार का अपमान करेंगे, ये कांग्रेसी धक्का मारेंगे, बात देने वाले को मार। ये देखिए धक्का मार रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे मार कर देंगे तुम्हें, ज्यादा सर पे चढ़ोगे धक्का यहां से नहीं, बाहर फेंक देंगे तुम्हें, समझे ना? आराम से खड़े रहिए, आराम से। डोंट लूज पेशेंस। अरे वोट चोर इतना चिल्लाएगा हम पे? अरे कांग्रेस, मैं देश को बताना चाहता हूं सर, कांग्रेस के हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दे कि चोरी का, ये हाई कोर्ट है। अगर मैं भी बोलना चाहूं तो मैं भी कुछ कांग्रेस को बोल सकता हूं। बोलने देना, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। राहुल गांधी जी के संस्कार कैसे हैं वो देश की जनता जान रही है, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, शालीनता से अगर कोई बात रखी जाए, आप किसी के सर पे चढ़ेंगे, सुनी जाए, बात रखी जाए, आप तर्क वितर्क करिए और कुतर्क मत करिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं। एक मिनट आराम से। क्या हुआ? आगे बाबूजी, आगे मैं आ रहा। बेटा हाँ जी। आज एक बात बताइए, मैं सिर्फ पब्लिक से ही पूछता हूं, भैया 20 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? बताइए, 20 साल से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना? अरे 20 साल में आप भी आए थे। अरे सर, हमने कितने 10-12 महीने 17 महीने काम किया, और उसमें भी सबसे ज्यादा रोजगार तेजस्वी यादव के समय में ही दिया गया। अब दूसरी बात मैं करता हूं, जो आप लालू यादव के बारे में जंगल राज करते हैं, असलियत में गुंडागर्दी, क्या वहां क्राइम कम हो गया है बिहार में? क्या इस वक्त पलायन कम हो गया है? क्या बेरोजगारी कम हो गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? अरे आपके टाइम में तो पुल चोरी हो रहे हैं,
चूहे पुल काट दे रहे हैं, पुल गिर रहे हैं। बताइए, देखिए इन्होंने गुंडागर्दी की बात की, तो गुंडागर्दी तो आज पूरे देश ने देख ली। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझको धक्का मारा, मैंने इतना ही तो कहा कि बिहार बीड़ी नहीं है, बिहार बहादुर है। ये अपमान मैं आपका तारीफ करता हूं। वहां पर मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन ऑन एयर शो में जहाँ करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक बिहारी को ये धक्का मार रहे हैं। ये है असलियत कांग्रेस की, ये असलियत है, ये चेहरा है कांग्रेस की गुंडागर्दी का। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, यही नरेंद्र मोदी जी विक्टिम राइट। देखिए, मुझे लगता है पहले मैं जीएसटी पे अपना एक आपने बिल्कुल टेक है आपका, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का टेक जीएसटी पे। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, अरे राष्ट्रीय पार्टी ना भी होते हैं आप रामलीला मैदान से निकले हैं, आप रामलीला मैदान से निकले हैं, आपको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते जी। देखिए जुलाई टू बी स्पेसिफिक ऑन अ सीरियस नोट, जुलाई 2017 में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक है, और तब से लेकर ना जाने कितनी बार जीएसटी में संशोधन हुआ है। जब 2017 में जब जीएसटी कानून लागू हुआ, मोदी जी के भक्त और मोदी जी ने इतनी पीठ थपथपाई कि इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी कदम हुआ ही नहीं। जब जीएसटी के स्लैब्स बदले गए, तब मोदी जी ने पीठ थपथपाई। असल में मोदी जी इतने सालों से एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो लर्निंग लाइसेंस पे ही चल रही है। उनको खुद नहीं पता है कि कब चीजें सही हैं जीएसटी स्लैब की, कब नहीं। वास्तव में रूप में अब तर्क पे आते हैं। ये 56वें जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 56वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी स्टेट्स ने यह बात रखी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी स्टेट्स का हजारों करोड़ रुपए डकार के बैठे हुए हैं। पंजाब में, अरे शांतिपूर्वक सुन लीजिए, पंजाब में इस समय 48 साल के बाद का सबसे बड़ा कहर झेल रहा है पंजाब। 60,000 करोड़ रुपए मोदी जी रोक के बैठे हैं। ये चाइना के प्रेसिडेंट से खींच के फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन पंजाब जाने का समय नहीं है, हिमाचल जाने का समय नहीं है, हरियाणा जाने का समय नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक आदमी, आम आदमी पार्टी का एक सांसद, एक विधायक ग्राउंड पे है। हमारे राज्यसभा सांसद ने आज अनाउंस किया है, उनकी खुद की कैपेसिटी से जो भी परिवार में मृत्यु हुई है पंजाब में, वो सबको नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने, हर राज्यसभा सांसद 5-5, 10-10 करोड़ अपने फंड से दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, उनके नेता जमीन से गायब हैं और पंजाब को छोड़ दिया है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि सबको नौकरी देंगे। राज्यसभा कहां से देंगे? मैं बता रहा हूं, जिन मित्तल जी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बता दूं, वो एक एजुकेशन जाइंट की खुद की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला है अपनी खुद की कैपेसिटी से जितने भी रोजगार वो अच्छा, मैं किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं कह रहा, उनकी एक कैपेसिटी है, ऑफ कोर्स कैपेसिटी है, बड़ी कैपेसिटी है, बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं, वो एक दे सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं हो सकते वो। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल आपने दिल्ली में सरकार चलाई, हर नाम इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी? जरा मुझे एक मिनट, जस्ट यू हैव टू वेट। मैं आपके सवाल को कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, हर नाम मुझे बताइए कितने लोगों को इन्होंने दिल्ली में नौकरी दी? देखिए, 10 साल इनकी सरकार चली, 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब रहे। मेरी आरटीआई के अनुसार जो दिल्ली सरकार ने दी, केवल 249 नौकरी इन्होंने 11 साल में सरकारी नौकरी दी। 11 साल में 249। देखिए, यहां पे आके बोलना लप 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 कुछ नहीं जाता। 11 साल आप रहे सत्ता में। नहीं, आई मैं आऊंगा, ऑफकोर्स मैंने बुलाया है आपको, एक मिनट रुकिए। 11 साल आप रहे दिल्ली में, इनकी आरटीआई ये कोट कर रहे हैं 249 नौकरियां आपने दी, और आज आप आके अब बोलने, और आप फॉरेन पॉलिसी पे एक कमेंट भी करते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी भी बोलते हैं अपने को। राष्ट्रीय पार्टी वो भी है, कांग्रेस भी। वो जिम्मेदारी को समझिएगा कि फॉरेन पॉलिसी में कमेंट करने का उसकी एक डिसेंसी है। आप बोलिए, डिसेंसी के साथ बोलिए, किसी को भी कुछ भी कहना उचित नहीं होता। नहीं, अना प्लीज स्पीक, क्लियरफाई। जी, पहले जब
जब एम्प्लॉयमेंट पे बात होगी तो प्रतीक जी दोनों आईने दिखाए जाएंगे। जब फॉरेन अपना भी बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा। आम आदमी पार्टी में पूरा अपना खाका दूंगा, पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, फॉरेन पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट में ही बता रहा था 249 हुई। एक मिनट रुकिए, मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए। सो फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग। देखिए, फॉरेन पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से ना बात करे। पहली बार देश का प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट के चुनाव में जाके प्रचार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 10 बार भारत को नैतिकता पे सिकपाट बता रहा है। भारत पे, अरे मुद्दा क्यों, मैं बता रहा हूं ना फॉरेन पॉलिसी पे। अरे एक सेकंड, अब मुद्दा बदल गया। जब बात आई तो अमेरिका पहुंच गई है। अरे मैं तो बोला हूं कि जब अमेरिका भारत के साथ था तो भारत अमेरिका के साथ था। आज अमेरिका भारत के विरोध में है तो आप जो है अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसका मतलब मोदी जी ने प्रचार जो किया सही किया। मेरा प्रचार किया तो सुनिए, मुझे बात तो, इन्होंने लर्निंग लाइसेंस की बात की है। सुनिए, फर्जी लाइसेंस लेकर के भारत में कोई दल नहीं आया। ये फर्जी लाइसेंस लेकर के दिल्ली में दल बनाने वाले आज नैतिकता की बात। मोदी फर्जी लाइसेंस की बात करें, मोदी जी की डिग्री फर्जी है, आज तक डिग्री नहीं दिखा। एक मिनट रुकिए, अब मैं बताता हूं। अभी इनको डिग्री चाहिए। अब डिग्री नहीं, मैं बताता हूं कुछ। इस प्लीज साइलेंस साइलेंस साइलेंस। एक मिनट। अरे रुको, क्रूड ऑयल एक लेवल तक तर्क होता है, एक लेवल तक उसके ऊपर कुतर्क होने लगता है, और जब तर्क और कुतर्क दोनों खत्म हो जाते हैं तो मंच से सिर्फ गाली निकलती है, गाली। और यही हुआ। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद, अरे बहस कहां चल रही थी, बात पहुंच गई डिग्री पे। जीएसटी से बात शुरू हुई, पवन जी ने आज बात रखी, और जीएसटी से बात शुरू होते हुए वो फिर बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी, जिसको कि केरला कांग्रेस ने एक्स पर रखा, जिसको कि बाद उन्होंने हटाया भी और माफी भी मांगी, लेकिन बोला कि वो समझ नहीं पाए लोग ठीक तरह से सही पर्सपेक्टिव में। लेकिन हाँ, एक रिएक्शन हुआ। मैं 2-4 लोगों से बड़ी क्विक रिएक्शन लेने के बाद बातचीत पे आता हूं। सबसे पहले शैलेंद्र जी बोलेंगे। आज जी कुछ पंक्तियां हैं, बहुत जल्दी कहिए साहब, पंक्तियों को टाइम नहीं है, आज का सम्मेलन का नहीं है यहाँ पे समय। यहाँ पे सरकार बनना और बिगड़ने का मामला चल रहा बिहार में। मोदी जी के लिए निष्कपट शांत आभा मंडल 56 इंची का सीना है, मेरे बेशकीमती भारत का वो एक बहुमूल्य नगीना है। वो राजनीति का माहिर है, वो कूटनीति का ज्ञाता है, नभ से थल से बल से छल से उसे सबसे लड़ना आता है। ज्यादातर राष्ट्र संघ उसके कुछ थोड़े बहुत विरोधी हैं। शालीन चमकता मुखमंडल वो ग्रेट नरेंद्र मोदी है। वो ज्ञानवान, वो कर्मवीर, गाली सुनकर ना हो अधीर, वो गुणी तपस्वी संस्कारी, वो राजकाज में पूर्ण दक्ष, गठजोड़ करके सारा विपक्ष घायल पड़ा है उसके समक्ष, निर्बल पड़ा है उसके समक्ष, घायल पड़ा है उसके। क्या नाम है आपका? राजीव क्वात्रा सर। राजीव क्वात्रा साहब ने बात अपनी कही है, और हाँ जी बिल्कुल आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए भाई? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से हैं? बक्सर। क्या काम करते हैं? नौकरी करता हूँ यहाँ। नौकरी करते बेटा, बक्सर के रहने वाले हैं, नौकरी करते। क्या नाम बताया? मनीष पड़ेगा नाम। मनीष पड़ेगा नाम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने समय हो गया दिल्ली में? हो गया 5-6 साल। वोट यहाँ है बेटा या बिहार में है? बिहार में है। वोट डालने जाएंगे तो वो छठ के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, रिजर्वेशन हो गया? नहीं अभी नहीं, लेकिन करवा लो बेटा वो। हाँ, उसमें कोई देरी नहीं, बाकी डिबेट होती रहेगी, डिबेट के चक्कर में पड़ो ना, पहले अपना रिजर्वेशन करा लो। हाँ, वोट तुम्हें वोट की पड़ी है, उसको हमें लग रहा है कि अपने घर पहुंचे, तुम्हें वोट, यही तुम्हारे दिक्कत है। खड़े रहो। हाँ जी बोलो बेटा। एक शब्द ये बोले कांग्रेस के प्रवक्ता जी, क्या कह रहे हैं कि बिहार के लोग बेगारी कर रहे हैं इधर उधर जाके। मैं इनसे नहीं, मैं जनता से पूछ रहा हूँ, कौन बेगारी करता है यहाँ पे आके? सारे नौकरी करते बेटा, माफी मांगता हूँ मैं माफी। जैसे ही बोले कि बिहार के लोग बेगारी करते हैं इधर उधर जाके, ये लाइव चल रहा है, और समझे, कह रहे बिहार के लोग बेगारी करते हैं। हाँ? अरे भैया, हमारे अंदर योग्यता है, हमारे अंदर टैलेंट है, और उस टैलेंट के मुताबिक अपना जो भी कमाते हैं हम लोग सब, हमें उस पर गर्व है। मैं भी भैया तुम्हारी तरह से एक बहुत छोटे से शहर से आता हूं, और मैं अगर तुम्हें बेगारी शब्द है, और मैं भी माफी, मेरा काम है सुनना, अगर मैं नहीं सुन पाया तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और ये जो बोले बेगारी कर रहे हैं, इस पे मैं घर चला गया होता बाइक से, ठीक है, लेकिन मतलब
बोलने के लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं माफी मांगता हूं आपसे। बेगारी शब्द का और नौकरी शब्द का, बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं बहुत स्वाभिमान से कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। भैया देखिए, जिस तरीके से आपने चर्चा शुरू की थी और कांग्रेस के मित्र ने जिस तरीके से बेगारी का, मैं सुन रहा था, आज ये बिहार के युवा का आंसू, मैं लालू यादव और कांग्रेस दोनों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिहार क्या है? बिहार हमारी मां है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, मिथिला है मिठास का, पूर्वांचल है पूर्वियों का, और राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। ये बिहार उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो उस देश में दुनिया को बुद्ध का ज्ञान देने वाले, और आज जिस तरीके से लालू यादव ने प्रश्न चिन्ह उठाया है, बिहार की 13 करोड़ जनता को जिस तरीके से कांग्रेस ने कल अपमान किया है, इस अपमान का बदला बिहार की जनता इस चुनाव में लेगी। जी जी सर, आप एक बात बताइए, मेरे एक साथी बिहार के, मेरा युवा साथी कह रहा है, हमारा कहना है अगर 20 साल में सरकार ने वहां औद्योगिक धंधे लगाए होते, फैक्ट्री लगाई होती, इन्वेस्टमेंट आई होती, तो हमारे जितने बिहार के युवा थे, क्या उन टैलेंट को बाहर जाना पड़ता? राइट, शैलेंद्र जी आगे। कितना समय है प्रतीक जी? हाँ जी, समय बचा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है शैलेंद्र जी, होता है। हाँ। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है जो कि विषय था अर्थव्यवस्था का, एक शब्द आया कि डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी औपचारिक तौर पे शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, व्यवहारिकता में क्या है डेड इकोनॉमी? जिन देशों की अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही होती है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट ये अपने में उलट है। 2024-25 के बीच अगर इंडिया यूएस के बीच अगर ट्रेड $132 का होता है तो क्या यह डेड इकोनॉमी का संकेत है क्या? और जिस यूएस की इकोनॉमी जो है, जो संघर्ष कर रही है ग्रोथ रेट के लिए 1.91% है, 2% भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% के बीच जो है उसका ग्रोथ रेट है, तो क्या ये डेड इकोनॉमी का संकेत है? बिहार की बात हो रही थी, बिहार में जो अर्थव्यवस्था, जो जीएसटी कलेक्शन है, पिछले वर्षों में बिहार कभी भी पहले 5 में नहीं आता था, और लगातार जो है 5 स्टेट के अंदर है। क्या ये बिहार का डेड इकोनॉमी का संकेत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपका आज आपसे मैं माफी, विशेष तौर से मैं माफी भी मांगना चाहता हूं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी हमारे पूरे, जब से भैया जी कहीं शुरू हुआ है तब से लगातार आने वाले और सबसे पहले इनिशियल एक्सपर्ट्स में से एक हैं।